वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ा था, कुछ बेसिक्स मोल के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो अब हम लोग उसके के आगे दो टॉपिक और छूटे हुए थे। एक टॉपिक था मिक्सचर और एक और टॉपिक था हमारे पास कंपाउंड, ठीक। तो इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि मिक्सचर और कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो जरा इसको समझते हैं। जैसे कंपाउंड हमारे पास कोई भी एक ऐसा चीज होता है जिसके अंदर जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, केमिकल कंपोजिशन इज फिक्स, ठीक है। उसका जो केमिकल कंपोजिशन होगा वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, केमिकल कंपोजिशन को फिक्स का मतलब, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं वाटर, ठीक है। वाटर का जो केमिकल फार्मूला होता है वो H2O होता है। ये मेनली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल करके बना होता है। अब यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन के मास की बात करेंगे तो एक हाइड्रोजन का एक मास होता है और दो एटम है तो 1 × 2। ऑक्सीजन एक ही है तो 16 × 1 ये मास हो गया। यहाँ पे 2 आया और यहाँ पे 16 आया। अगर रेशियो के फॉर्म में करेंगे तो 1:8 के फॉर्म में आएगा, ठीक है। यानी जो वाटर बना है तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बना है, ऑब्वियस सी बात है। तो जो हाइड्रोजन है वो 1 रेशियो में है और जो ऑक्सीजन है वो 8 रेशियो में आपस में कंबाइन होकर के पानी हमारे पास बना है। बस इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास वाटर का केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसी पॉइंट को ध्यान रखेंगे, सेम वैसे ही अगर हम बात करेंगे, चाहे इसके बारे में थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। अब हम वाटर चाहे किसी भी सोर्स से लेकर आए, चाहे हम उसे लैब में प्रिपेयर करें, लैब में हमने वाटर प्रिपेयर किया, ठीक है। हम भाई समुद्र में चले गए, समुद्र में हमने जाकर के पानी लेकर आए, किसी नदी में जाकर के पानी लेकर आए, ठीक है। चाहे कहीं से भी हम पानी लेकर आएंगे, जो पानी का फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा हर जगह। ऐसा तो नहीं है कि नदी का पानी का फॉर्मूला अलग है, घर के पानी का फॉर्मूला अलग है, समुद्र का अलग है, नहीं। हर जगह जो वाटर का फॉर्मूला होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, एग्जैक्ट, दैट इज H2O। यानी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है, उन दोनों कंबाइन होकर जो वाटर बन रहा है वो सेम कंपोजिशन में कंबाइन होकर बन रहा है, एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होकर बन रहा है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड कहा जाता है, बस, ठीक है। CO2 इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, अमोनिया एग्जाम्पल हो जाएगा, यूरिया हो जाएगा, बहुत सारे कंपाउंड्स के एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी कंपाउंड के बारे में पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, फिक्स होता है, जिन चीज से मिलके बना है, ठीक। अब बात करते हैं मिक्सचर की। तो मिक्सचर में जो केमिकल कंपोजिशन होता है इज नॉट फिक्स। केमिकल कंपोजिशन इसका क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। अब इसका मतलब क्या है, फिक्स नहीं होने का मतलब क्या है। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लोग ले लेंगे टी, चाय। चाय का जैसे एग्जांपल लेंगे तो हम सभी जानते हैं चाय कई सारे कंस्टिट्यूएंट से मिलके बना होता है। जैसे क्या क्या मिला होता है उसके अंदर, तो मिल्क मिला होता है, ठीक है। जो शुगर होता है वो ऐड होता है, वाटर ऐड होता है, ठीक है। चाय पत्ती भी ऐड होता है। तो किसी और के घर में चाय बन रहा है, चाहे मेरे घर में चाय बन रहा है, चाहे राष्ट्रपति के यहाँ चाय बन रहा है, हर जगह जो यहाँ पे मिल्क, शुगर, वाटर, ये जरूरी थोड़ी है कि फिक्स अमाउंट में ही डाला जाए। अगर लेट सपोज यहाँ पे 20 मिलीलीटर मैंने दूध डाला है, हर जगह थोड़ी ये जरूरी है कि चाय बनाया जा रहा है तो 20 मिलीलीटर दूध ही डाला जाएगा, या जो शुगर मैंने ऐड किया जितना अमाउंट उतना ही बाहर भी ऐड किया जाएगा, नहीं। कोई भी अमाउंट इसमें फिक्स नहीं है, कोई रैंडम अमाउंट में डाल रहा है, कोई कम डाल रहा है, कोई ज़्यादा डाल रहा है, कोई थोड़ा कम ही डाल रहा है। तो अमाउंट यहाँ पे कहीं भी फिक्स नहीं होता है। तो जहाँ पे अमाउंट फिक्स नहीं होगा उसे क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। तो केमिकल कंपोजिशन फिक्स नहीं होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्सचर। टी हो जाएगा, और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे, मिक्सचर में क्या होगा, जिन चीज़ों से मिल करके मिक्सचर बना है उसका केमिकल कंपोजिशन फिक्स नहीं होगा। कंपाउंड जो होगा जिन चीज़ों से मिल करके बना है उसका कंपोजिशन क्या होगा, फिक्स होगा कि हाँ इसी रेशियो में मिलेंगे, ठीक है। अब मिक्सचर भी हमारे पास दो तरीके का होता है। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक हमारे पास होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकंड वन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, होमोजीनियस का मतलब होता है जिसका फेज क्या हो,
सेम, मतलब केवल एक लेयर बने, एक से ज़्यादा लेयर फॉर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे जैसे चाय होता है तो चाय कई सारे कंस्टिट्यूएंट्स मिल करके बना है, लेकिन उसका जो एक लेयर बना होता है वो लेयर क्या होता है, हर जगह बराबर होता है। लेकिन जैसे बात करेंगे पिज़्ज़ा की, ठीक है, पिज़्ज़ा ले लीजिए या हमारे पास जो बर्गर फास्ट फूड हम लोग खाते हैं वो ले लीजिए, उसमें अलग अलग लेयर बना होता है। पिज़्ज़ा बर्गर के अंदर हम टमाटर प्याज इस सब चीज़ों को आसानी से सेपरेट आउट कर सकते हैं, उसको ऐसे फिक्स किया जाता है। लेकिन होमोजीनियस में फेस को अलग कर पाना दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा होता है जिसमें फेस क्या रहेगा, सेम, लेकिन हेट्रोजीनियस में फेजेस क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। ध्यान रखेंगे फेजेस क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे, तो ये डिफरेंस रहता है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमें पढ़ना था, उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हाँ ये रहा, ठीक है। पहला जो लॉ होता है हमारे पास दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें ये बताता है कि ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज जो करते हैं, जो टोटल मास रहता है प्रोडक्ट्स का इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। कोई भी जैसे रिएक्शन है, लेट सपोज ए प्लस बी एरो सी प्लस डी, तो ए और बी क्या है, रिएक्टेंट है, सी और डी क्या है, तो प्रोडक्ट है। तो जितना मास हमारे पास ए और बी का जोड़ने पर आएगा उतना ही मास हमारे पास सी और डी का जोड़ने का आएगा, यानी मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। अब ये किस पोस्टुलेट पर बेस्ड है, तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हमने पढ़ा था, तो उसमें एक पोस्टुलेट आता है दैट इज एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही एटम क्रिएट किया जा सकता है और ना ही एटम को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है। तो जितना एटम बाई लेफ्ट हैंड साइड में टोटल मास है उतना ही राइट हैंड साइड का रहेगा, तो कोई भी मास में चेंजेस नहीं आएंगे। जो 10th में हम लोग बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं वो इसी पर बेस्ड है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी एक केमिकल रिएक्शन को क्या कर रहे हैं हम लोग, बैलेंस कर रहे हैं। बैलेंस करना जरूरी भी है, ठीक है। तो बैलेंस इसीलिए करते हैं ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वहां पे फॉलो हो सके, जो कि काफी नेसेसरी है। अब बात करते हैं इसके लिमिटेशन की, कमियां। तो एक कमी है, ये जितने भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होते हैं उन रिएक्शंस के लिए वैलिड नहीं होता है, ठीक है। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन और कहीं जगह पे फेल होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, इट इज नॉट applicable for radioactive reactions, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास रेडियो एक्टिव रिएक्शंस के लिए क्या होता है, वैलिड नहीं होता है, यहाँ पे फेल हो जाता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बेसिकली क्या है, जितना मास रिएक्टेंट का उतना ही मास प्रोडक्ट का होना चाहिए, ठीक है। इसी पर बेस्ड है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। सेकेंड लॉ आते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब इसमें क्या है, तो अभी कंपाउंड के बारे में सीखा ना हमने कि कंपाउंड क्या होता है, एक तरीके का ऐसा सब्सटेंस जिन चीज़ों से मिल करके बना है उनका जो अमाउंट होगा वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो लिखा है ए प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वेट। वेट के मामले में जितना प्रोपोर्शन होगा सेम प्रोपोर्शन में कंबाइन होगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, इधर एक एग्जांपल लेके मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन इन दो एटम से मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड बना है, ठीक है। तो कार्बन का मास कितना होगा, एक एटम है, और कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का मास होता है 16, लेकिन दो एटम है तो 2, यहाँ पे आएगा 12 और यहाँ पे आएगा 32। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो ये 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 16, ये 3 हो जाएगा और ये 8, यानी 3:8 फॉर्म में ये कार्बन का रेशियो और ये ऑक्सीजन का इस फॉर्म में कंबाइन होंगे, तभी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, फॉर्म होगा। यानी हम कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से ही बनाएंगे, जो कार्बन का रेशियो और ऑक्सीजन का रेशियो होगा वो 3:8 में ही बाई वेट आपस में कंबाइन होते हैं। अब इस चीज को ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ए प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन ए सेम डेफिनेट प्रोपोर्शन बाई वेट, मतलब वेट के रूप में एक फिक्स प्रोपोर्शन में ही कंबाइन होते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड 3:8 में था, वाटर 1:8 में था, ठीक है।
तो इसी को ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका भी लिमिटेशन है, जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है नॉट अप्लीकेबल फॉर द आइसोटोप्स, आइसोटोप्स के लिए अप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे वाटर है और D2O है, अब इन दोनों में अलग मास का रेशियो आएगा, ये भी पानी है ये भी पानी है, लेकिन इन दोनों में जो रेशियो आएगा मास का वो डिफरेंट आएगा। तो इसके लिए हमारे पास आइसोटोप्स के लिए ये अप्लीकेबल नहीं होता है, ध्यान रखना, ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात कर लेते हैं। अब ये क्या कह रहा है भाई, मल्टीपल प्रोपोर्शन का क्या नियम है जरा देखते हैं, ठीक है। When two elements combine to form more than one compound, दो एलिमेंट कंबाइन होके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, then the masses of one of the elements which combine with a fixed mass of other element are in a simple whole number ratio। अब ये इतना इंग्लिश का वाक्य तो आपको समझ में आया नहीं होगा, इसको एक एग्जांपल से देखते हैं कैसे आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने कार्बन लिया और यहाँ पे हाइड्रोजन लिया H2, कंबाइन होके एक C2H2 बन रहा है, एक बार C2H4 बन रहा है, एक बार C2H6 बन रहा है, ठीक। तो लिखते हैं C2H2, C2H4 और C2H6, ये तीन चीजें हमारे पास कंबाइन होके बन रही है। अब यहाँ कार्बन का जरा अगर मास देखोगे तो तीनों जगह C2 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 लिखा हुआ है, तीनों जगह क्या लिखा है, C2 C2 और C2 लिखा हुआ है। अब इसका मतलब एक अगर C2 के मास की बात की जाए तो एक कार्बन का 12, तो दो का कितना आएगा, 24 मास आएगा। तो यहाँ भी कार्बन का 24 है, यहाँ भी 24 है और यहाँ भी क्या है 24। तो कार्बन का जो मास है वो क्या हो गया, तीनों में फिक्स हो गया। लेकिन हाइड्रोजन का मास जरा ध्यान से देखो, H2 H4 और H6, तीनों में जो मास है वो क्या है, अलग अलग है। तो अगर तीनों में मास अलग अलग है तो भैया अलग रेशियो आएगा ना। तो अगर C2H2 की बात करेंगे तो H2 और यहाँ पे H4 और यहाँ पे H6, तो H2 का मास कितना आएगा, 2x1, 4x1 और 6x1, यानी रेशियो क्या बनेगा, 2:4:6, यानी स्कोर कटाएंगे तो 1:2:3 के फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। यानी जब दो चीजें कंबाइन होकर एक से अधिक प्रोडक्ट्स देते हैं तो उन तीनों प्रोडक्ट्स या चारों प्रोडक्ट्स को जब ऑब्जर्व करेंगे तो एक का मास फिक्स रहेगा, दूसरे कंपोनेंट का मास क्या रहेगा, एक सिंपल होल नंबर रेशियो में रहेगा, ठीक है। बस यही हमारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है, ठीक है। एक और एग्जांपल, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कंबाइन होके देख पा रहे हैं हम लोग। तो NO2 बन रहा है NO3। अब खुद देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन एक है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन एक है, तो नाइट्रोजन का जो मास हो गया ये क्या हो गया, फिक्स हो गया। लेकिन ऑक्सीजन, पहले वाले में 16 दूनी 32, दूसरे वाले में 16 तियां 48। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिए तो एक होल नंबर इसी में कंबाइन हुआ, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यानी दो कंपोनेंट आपस में कंबाइन होके एक से अधिक प्रोडक्ट बनाएंगे तो उन प्रोडक्ट्स में जो एक एलिमेंट का मास रहेगा वो फिक्स रहेगा और बाकी दूसरे का जो मास रहेगा वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो के फॉर्म में रहता है। बस इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, राइट, ठीक है। इसमें कोई डाउट होगा तो एक बार कमेंट कर देंगे, ठीक है। इतना हो गया, हमने मूल वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को सिखाया था, ठीक है, ठीक है। अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बचपन में आप लोगों ने यूनिटरी मेथड पढ़ा होगा, जो हिंदी मीडियम में ऐकिक नियम जिसे हम लोग कहते थे। तो वहाँ पे सिंपल हम लोग क्वेश्चंस कहते थे कि एक बनाने का दाम 10 रुपये है तो दो बनाने का दाम 20 रुपये हो गया, चार बनाने का दाम 40 रुपये हो गया, या हम लोग दर्जन के हिसाब से एक दर्जन का दाम 12 रुपये तो दो दर्जन का 24 रुपये, ठीक है, दो दर्जन का, ठीक है। वैसे ही एक पेयर का दाम भाई मान लीजिए 120 रुपये है तो एक पीस का कितना हुआ तो 60 रुपये हुआ। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस यहाँ भी हम लोग करेंगे, लेकिन थोड़ा सा केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, ठीक है। एक बार देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन H3PO4 मॉलिक्यूल, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कितने एटम्स प्रेजेंट है H3PO4 मॉलिक्यूल के अंदर एक पीस में, ठीक है। यहाँ पे और अच्छा रहेगा 1 पीस लिख लेते हैं, ठीक है। तो एक हमने क्या लिया है H3PO4, ठीक है। तो अगर हम थोड़े इसकी एटॉमिसिटी की बात करेंगे, एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है, कितने नंबर ऑफ एटम्स कंटेन्ड है इसके अंदर, ठीक है। तो हम कहेंगे भैया 3 क्या है, हाइड्रोजन के एटम है, एक क्या है, फॉस्फोरस का एटम है,
और 4 क्या है, तो ऑक्सीजन के एटम है। तो टोटल एटम कितने हुए, तो 3 + 1 + 4, तो कितना आ जाएगा, ये 8 एटम्स आ जाए। ठीक है, तो 8 एटम्स आ गए हमारे पास, एक पीस हमने S3PO4 लिया है। ठीक है, वैसे कोई कहेगा 3 पीसेस हमने लिया है S3PO4 का, तो कितने एटम्स आएंगे बताइए। ठीक, टोटल तो एक पीस में कितना है 8, तो 3 पीस रहेगा तो कितना आएगा 24 एटम्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी बेसिक पॉइंट है। ठीक है, दूसरा इस तरीके से कह सकते हैं, हाउ मैनी सल्फर एटम आर प्रेजेंट इन 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो क्या होता है, H2SO4 होता है। ठीक है, तो अगर एक मॉलिक्यूल रहेगा सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फर के एटम कितने हैं इसमें, एक एटम है। तो अगर 4 मॉलिक्यूल लेंगे तो कितना आएगा, 4 मॉलिक्यूल में 4 सल्फर आ जाएगा, बस सिंपल। ठीक है, तीसरा, हाउ मैनी ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल अगर रहेगा SO2 का, तो इसमें कितने ऑक्सीजन के एटम है, तो 2 ऑक्सीजन के एटम है। तो 3 मॉलिक्यूल अगर SO2 का रहेगा तो कितने आ जाएंगे, तो 6 ऑक्सीजन के एटम आ जाएंगे। ठीक, 3 दूनी 6 आ जाएगा बस। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, टोटल, यानी अगर हमें टोटल एटम निकालना है तो हम क्या कर रहे हैं, जो एटॉमिसिटी है, ठीक है, टोटल एटम निकालना है तो जो एटॉमिसिटी है मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स हैं इससे मल्टीप्लाई कर दें। बहुत छोटी बात है बट ध्यान रखें, आगे काम आएगा। ठीक है, टोटल एटम निकालने के लिए एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ एटम। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, और कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। ठीक है, एक और पार्ट देखते हैं, व्हाट इज द मास ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल से N2 के हैं तो उसका मास कितना आएगा, इस पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर एक मॉलिक्यूल की मास की बात की जाएगी तो एक मॉलिक्यूल का जो मास है उसका मास कितना आएगा, तो N2 साइड में निकाल लीजिए, तरीका बताया था ना, 14 एक है नाइट्रोजन का होता है। अब 2 एटम है तो कितना आएगा 28, तो एक मॉलिक्यूल का मास है 28, तो 2 मॉलिक्यूल रहेंगे तो कितना आएगा 28 × 2, तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास 56 आ जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द वेट ऑफ 3 molecules ऑफ H2। अगर हम एक मॉलिक्यूल H2 की बात करेंगे, ठीक, तो कितना मास आएगा, एक हाइड्रोजन का एक, तो 2 का कितना आएगा 2 मास आ जाएगा। तो कितने मॉलिक्यूल का पूछ रहा है, 3 मॉलिक्यूल का, तो 3 मॉलिक्यूल का कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा बस। ठीक है, या ऐसे ही पूछ सकता है, हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 108 AMU सैंपल ऑफ एल्युमिनियम। कह रहे कितने एटम्स जो रहेंगे प्रेजेंट रहेंगे 108 AMU जो मास रहेगा सैंपल का है, कोई बहुत बड़ा सैंपल है एल्युमिनियम का, उसका जो टोटल मास है कितना है 108 AMU है, तो उसका कितने एटम होंगे। तो अगर एक एल्युमिनियम का एटम है तो इसका मास कितना आएगा बोलो 27। ठीक है, तो अब ये 108 AMU में एटम कितने आएंगे, तो उल्टा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक काम करेंगे, हम 1 AMU लिख लेंगे, तो 1 AMU का कितना एटम आएंगे, तो 1/27 एल्युमिनियम के एटम आएंगे। तो 108 AMU अगर वजन रहेगा तो कितना आएगा, तो 1/127 × 8। ठीक है, तो अब जरा इसको कर लीजिए, कितनी बार में चला जाएगा ये
ये अप्रॉक्स जाएगा तो ये 4, ठीक है। तो 4 एल्युमिनियम के एटम हमारे पास पाए जाएंगे, ठीक। इस तरीके से कुछ बेसिक क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कोई डाउट होगा तो कमेंट करेंगे, ठीक है। बाकी अच्छा लगा तो शेयर करें। थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू।